चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आज हम लोग, बताइए। मोशन इन प्लेन। प्लेन का मीनिंग पता है ना, क्या होता है प्लेन का मीनिंग? सरफेस। सरफेस। प्लेन समझते हो? पहले हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे तो उसका नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, याद है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या है, सुनो बेटा, उसमें सिर्फ मूवमेंट या तो आगे की तरफ होती थी या तो पीछे की तरफ होती थी, या मूवमेंट या तो नीचे की तरफ होती थी या ऊपर। ऐसे ही तो बोलते थे, पत्थर ऊपर फेंका नीचे गिरा, नीचे वो नीचे फेंक दिया। तो ऊपर नीचे की बात चलती थी सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, मोशन इन प्लेन। प्लेन का क्या मतलब हो गया? प्लेन मतलब हो गया कि आपके पास ये सरफेस है, पत्थर फेंका ऐसे भी जा सकता है, सीधा फेंका नीचे भी जा सकता है, तो आगे भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो आगे का मतलब है इधर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो दो एक्सिस हो गए। एक तो आगे जा रहा है एक्स एक्सिस, एक नीचे जा रहा है वाई एक्सिस। तो जिसमें दो एक्सिस इंक्लूड होते हैं, कितने? दो एक्सिस। उसमें दो स्पीड होंगी, कौन कौन सी? एक तो पत्थर आगे जा रहा है तो उसमें आप लिख सकते हो कि भाई इसकी स्पीड है यू एक्स, और एक पत्थर नीचे जा रहा है तो इसकी स्पीड है यू वाई। यू वाई। और टोटल स्पीड कितनी निकल के आएगी? टोटल टोटल तो आप ऐसे जा रहे हो ना, टोटल स्पीड कैसे निकलेगी? यू एक्स का स्क्वायर और यू वाई का उसका रूट। मान लो आपने पत्थर फेंका 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट मतलब कि अब ये थोड़ा कठिन होने वाला है, इसमें किसी एक स्पीड की बात नहीं चलेगी, इसमें बात चलेगी दो दो स्पीड्स की बात चलेगी। आ रही बात समझ में? दो स्पीड की बात करेंगे, एक तो एक्स एक्सिस में भी कोई स्पीड होगी और वाई एक्सिस में भी कोई स्पीड होगी, इसलिए इसका नाम है मोशन इन प्लेन। ठीक है, कोई भी स्पीड होगी ना, कोई भी स्पीड, तो उस स्पीड को हम ऐसे लिखेंगे, जो स्पीड है वो यू एक्स भी है और यू वाई भी है। तो दो स्पीड है यू एक्स और यू वाई। हमें कैसे पता चलेगा कोई स्पीड यू एक्स और यू वाई है? तो एक्स वाली स्पीड को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई वाली स्पीड को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2y और 3j, तो एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी है? 2, और वाई एक्सिस में स्पीड कितनी है? 3। समझ में आया? आई और जे का मतलब समझ में आया? आई का मतलब एक्स एक्सिस में बता रहा है और जे का मतलब वाई एक्सिस में बता रहा है। मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्स एक्सिस की तरफ है, 3 यानी ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी वो आगे भी जा रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, तो नेट वो इस तरफ जा रहा है। अरे कोई इंसान ऊपर और आगे जा सकता है क्या? एक साथ नहीं जा सकता, तो उसको टेढ़ा चलना पड़ेगा। तो टेढ़ा चलेगा मतलब वो आगे भी जा रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, तो वो ऐसे चलेगा, और ये कितना आएगा? और ये रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसका रूट। कुछ आया समझ में? समझ में आया? तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है? यू एक्स प्लस यू वाई, लेकिन नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? यू एक्स का भी स्क्वायर कर देंगे, यू वाई का भी स्क्वायर कर देंगे उसका। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं, आप पहले दो चीज लिख लीजिए। कौन कौन सी? पहले आप लिख लीजिए कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी और व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। which have only magnitude। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? which have magnitude और डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर का एग्जांपल है डिस्टेंस,
क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, कहीं भी जाओगे डायरेक्शन से कोई डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। और वेक्टर किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर है? आप 3 मीटर आगे जाओगे तो डिस्टेंस 3 मीटर माना जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 4 मीटर आगे जाओगे तो फिर आपका डिस्टेंस तो 7 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। डायरेक्शन चेंज करने पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज करने पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। आप वापस इधर आ गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा कितना? 4। तो आप पहले आगे गए, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। लेकिन डिस्टेंस नहीं डिपेंड करेगा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 3। 3 और 4 7 और 3 10। तो डिस्टेंस तो 10 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है? सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको समझना है कि पेपर में बस स्केलर वेक्टर आएगा, और भी सवाल आएंगे, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर लिखा है। क्या लिखा है? वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, यानी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। अब क्वेश्चन ये होता है कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर क्या है? एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल बहुत सारे हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है ना, वेलोसिटी भी है। अब क्वेश्चन है वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है बी, समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके एक रेक्टेंगल बनाना है। बेटे ध्यान से सुनो, इन दोनों को ऐड करके क्या बनाना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? या पैरेललोग्राम बनाना है। ये ए है तो ऐसा ही बना दीजिए ए, कोई दिक्कत परेशानी? ये बी है तो ऐसे ही बना दीजिए बी। ए था, ए के पैरेलल में ए लगा दो, बी के पैरेलल में बी लगा दो। ये क्या है? इनकी इनिशियल पोजीशन। ध्यान से सुन लो, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, यानी इसको टेल कहते हैं और इसको कहते हैं हेड। ये हेड है, ये टेल है। तो दोनों की टेल मिल रही है और दोनों का हेड मिल रहा है, तो टेल को हेड से मिला दो, ये होगा आपका रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? दोनों की टेल और दोनों के हेड को मिला दो, खत्म बात। जैसे मान लो कोई है, ये 3 मीटर दे रखा है वेक्टर ऐसे, और कोई वेक्टर दे रखा है 4 मीटर, तो इन दोनों को, ये इनकी पूंछ है, ये इनका हेड है, तो टेल को टेल से मिला दो और हेड को। अब हेड तो हेड मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ सेनोरिटा? ये क्या है? 3, तो इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे 3। ये क्या है? 4, तो इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे 4। ये ऐसे जा रहा है तो इधर भी ऐसे जाएगा, इधर, तो इसको ऐसे मिला दो। कुछ आ रहा है समझ में? मिला लोगे कि नहीं बना पाओगे? तो इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब ए है, ये बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? आर किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी। और पता कैसे चलेगा कि वेक्टर है? उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, और रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो इससे पता चल जाएगा ये एरो है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल गई। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? उन दोनों के बीच में। ठीक है। अगर मान लो एक चीज बताओ, ये जा रहा है ए आगे की तरफ, तो माइनस ए कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही आएगा, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर आएगा। 5 मीटर आगे जा रहा है और माइनस का मतलब 5 मीटर पीछे जा रहा है, आया ना? तो 5 मीटर वो आगे जा रहा है तो ये आगे पीछे जा रहा है, तो माइनस ए हो गया। अब मान लो आपसे कोई कहता है कि माइनस ए और बी को ऐड करना है। किसको? माइनस ए का मतलब क्या हो गया? ये हो गया माइनस ए, और बी का मतलब क्या हो गया? अरे बी तो नीचे जा रहा है, जा रहा है ना, कुछ नहीं करना। ये बी ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे कर दो, ये ए ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और ये क्या है? इनकी टेल,
टेल से किसको मिला देंगे? तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? माइनस ए प्लस बी। एक चीज देख रहे हो, ए प्लस बी की डायरेक्शन इस साइड है और माइनस ए प्लस बी की डायरेक्शन इस साइड है। निकाल लोगे? कठिन है क्या? ए अगर प्लस है तो माइनस ए इधर आ जाएगा। अब कोई कहता है नहीं हमें तो ए माइनस बी चाहिए, ए का वेक्टर बी का वेक्टर, तो ए किधर जा रहा है? ये ए है। और बी किधर जा रहा है? बी नीचे जा रहा है, तो माइनस बी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आपने लिख दिया ए और ये आपने लिख दिया ऊपर की तरफ माइनस बी। इन दोनों को कैसे मिलाओगे? दोबारा बोलना बेटा। ये बी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, बी जा रहा है मतलब पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर बी पॉजिटिव नीचे जा रहा है तो बी नेगेटिव ऊपर जाएगा। आप ये कहते हो कि बी हमेशा नीचे की तरफ माइनस होता है। ये मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ग्राफ की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। ग्राफ है क्या ये वेक्टर है। वेक्टर कहीं भी ले सकते हो, किधर भी पॉजिटिव मान लो किधर भी नेगेटिव मान लो। तो इसमें अब कैसे करेंगे बताना। ये ए जा रहा है ऐसे कंप्लीट कर दो, ये बी जा रहा है ऐसे कंप्लीट कर दो, इसको ऐसे मिला दो। अब बोले सर थोड़ा कठिन हो रहा है, अब बोले सर कठिन हो रहा है, थोड़ा सा कठिन तो इजी करते हैं इसको थोड़ा सा और। सबसे इजी तरीका है, हो सकता है आपको रेक्टेंगल बनाना भी ना आए, तो एक काम करेंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। जहां ए का हेड खत्म हो जाए वहां से बी का टेल स्टार्ट कर दो। जहां ए का हेड खत्म हो जाए वहां पे बी का टेल स्टार्ट कर दो। ये ए की टेल है, बी का हेड है, दोनों को मिला दो और ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। दैट विल बी इक्वल टू ए एंड बी। किसके बराबर होगा? ए और बी के। देखो यही तो है। रिजल्टेंट किधर जा रहा है? इधर। और इसमें रिजल्टेंट किधर जा रहा है? इधर। ये सबसे इजी है। करना क्या पड़ेगा? ए जहां खत्म हो वहां से बी स्टार्ट होगा। है सुना है ना आपने डायलॉग? कौन सा? जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो जहां ये खड़ा हो गया ना लाइन, अब वहीं से स्टार्ट होगी। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो बेटा, इधर सुनो। ये बी है, जहां हम खड़े होते हैं अब लाइन वहां पे खत्म हो जाएगी। तो ए बी के हेड पे ए का टेल आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बी प्लस ए। इसको क्या बोलेंगे? ए प्लस बी। एक्चुअली में ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, बात तो सेम ही है। बात तो सेम ही है और दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। दोनों को बस ये है कि पहले बी को लिख दिया फिर ए को लिख दिया, और इसमें है पहले ए को लिख दिया फिर बी को लिख दिया। कोई डाउट है? अब कोई कह रहा है कि सर हमें तो चाहिए ए माइनस बी। क्या चाहिए? पहले ए तो बता दो, ए कहाँ है? ये रहा ए। और बी माइनस कहाँ है? तो पहले ए बनाओ। क्या बनाओ? ए। ये बना दिया क्या? ए। और बी किधर जा रहा है? बी किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर ले जाओ। अब क्या करेंगे? ए की टेल से बी का हेड मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ए माइनस बी। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है समझ में? तो बी माइनस ए अपनी कॉपी में बना के दिखाओ जल्दी से, तुरंत। बी माइनस ए को, हाँ तुम बी माइनस ए बना दो। और समझ में ना आए ना फिर बोलना। पता है ना, जहां पे ए का हेड खत्म होगा वहां से बी का टेल स्टार्ट होगा, है ना? ऐसे करना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हमने क्या क्या फाइंड करना है? बी माइनस ए। बी किधर जा रहा है? इधर देखो, बी, ये रहा बी। और ए किधर जा रहा है? ये रहा ए।
बी जा रहा है नीचे, ए जा रहा है इधर। अब करना क्या है, अब पहले ए को बना दो या बी को बना दो, ये रहा बी, और जहां बी की हेड खत्म हो जाए वहां ए का टेल ले आओ। अब इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए, बी प्लस और ए माइनस। कहाँ बनाया दिखाओ, क्यों काट दिया ये बताओ बेटा, आपको क्यों लगा, आपके लगने और ना लगने से क्या होता है, ये अभी देख के बनाया ना आपने। अच्छा, तो मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ बेटा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया ना। तो रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी है। ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। इन तीनों को ऐड, कोई बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी निकाल के दिखाओ, तो पहले ए लिखेंगे, ए कहाँ है, ये रहा ए। फिर बी, जहां पे ए खत्म हो जाए वहां से बी स्टार्ट कर दो, और जहां बी खत्म हो जाए वहां से सी स्टार्ट कर दो। फिर ए के टेल से सी का ये जोड़ दो, तो ये क्या आ गया। किसको बात समझ में नहीं आई, आपको नहीं आई होगी, आ गई। कोई बोले नहीं, हम तो लिखेंगे ए प्लस सी प्लस बी, हम तो लिखेंगे ए प्लस सी प्लस बी, ये क्या है ए, फिर लिखेंगे सी, और फिर लिखेंगे बी, तो इसको इसके रिजल्टेंट से जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी। तब भी तो ये आंसर आया, आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखो चाहे ए प्लस सी प्लस बी लिखो, आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। वेक्टर को कैसे भी ऐड करो आंसर चेंज नहीं होता है, चाहे दो वेक्टर को ऐड करो, चाहे तीन वेक्टर को ऐड करो, चाहे चार वेक्टर को ऐड करो, सबके ऊपर एरो लगाना है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा। ऐड करना भी आ गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस ए, बी माइनस ए, सी प्लस ए, जो भी है। समझ में आया नहीं आया, हटा दूं क्या, वीडियो चेक कर लेना आज की, ठीक है। अब करना क्या है सुनो, अब करना ये है, आपको पढ़ना है इक्वल वेक्टर। कौन से वेक्टर, कौन से वेक्टर इक्वल होते हैं, जाहिर सी बात है इक्वल वेक्टर जो इक्वल होते हैं। अब इक्वल कैसे होते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, और एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनमें से मैं इनको इक्वल कह सकता हूं कि इनको इक्वल कह सकता हूं, इक्वल कौन है इनमें से, ये दोनों इक्वल है कि ये दोनों इक्वल है, बेटे जिनका साइज और डायरेक्शन सेम होते हैं दे आर इक्वल वेक्टर, जिनका साइज सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है वो इक्वल वेक्टर नहीं होते। इक्वल का मतलब हाइट में इक्वल नहीं, इक्वल का मतलब है डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है तो इक्वल थोड़ी ना है। इक्वल तब होगा जब ये आगे जा रहा है और दूसरा भी आगे जा रहा है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। Equal vector are those vector which have same magnitude and same direction are called equal vectors। समझ में आया क्या। Opposite vector, if two vector have same magnitude but different direction, साइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगी तो उसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ये अपोजिट वेक्टर है, एक क्या है यूनिट वेक्टर, ये जरूर आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा,
any vector that is divided by its magnitude, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 1, एंड दीज वेक्टर आर डिनोटेड बाय ए कैप, ए के ऊपर कैप लगा दो, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, रटने से कोई फायदा नहीं है, इधर देख लो। अगर कोई वेक्टर है a इक्वल टू 3 + 3i + 4j, मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, ऐसा हो सकता है? अरे इधर देख लो, कोई वेक्टर है, सपोज करो r, तो r को हम कैसे लिखते हैं? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, मान लो a की वैल्यू इधर 3 है, b की वैल्यू इधर 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 4, उनका रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 25, 25 का रूट 5। क्या बोल रहे हो? a लिख दिया तो a का स्क्वायर क्या आएगा? क्या बोल रहे हो? ये कितना है? अरे तो कोई दिक्कत नहीं, ए भाई बच्चे कितने समझदार है, ये लोग बच्चे समझ जाएंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, बस जैसे आपको समझ में आ गया वैसे बच्चों को समझ में आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना। यही थी ना मिस्टेक, और तो कोई नहीं थी। तो आर कितना आ गया? 5। अब आपको करना क्या है, आर का यूनिट वेक्टर यानी उसको कैप, कैप कैसे आएगा? जो भी आर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। आर कितना है? 3i + 4j, और इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। खत्म बात, यूनिट वेक्टर आ गया, तो ये आएगा 3/5 आई और 4/5 जे। तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, हाँ और क्या, किसी भी वेक्टर को निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, और उससे डिवाइड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, अब ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिसमें आपको बोलता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। वाह क्या बात है। एक सवाल दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, पैरेलल। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये रही, इफ एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बस और क्या। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आता है? उसका यूनिट वेक्टर। सपोज करो अगर कोई वेक्टर जैसे ए की वैल्यू है 3i, 4j, 5k, ये किसकी वैल्यू है? ए की। और बी की वैल्यू है 7i, -2j, -3k। अब एक रिजल्टेंट निकालो, आर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या बोला मैंने? एक आर निकालो जिसकी वैल्यू ए प्लस बी हो, एंड आर का फाइंड आर का यूनिट वेक्टर। किसका? आर का। तो आर क्या है पहले ये तो बता दो। आर है ए प्लस बी, ए की वैल्यू बोलो। और बी की वैल्यू कितनी है? तो नेट आंसर कितना आएगा?
10i समझ में आया कुछ? तो ये क्या आ गया आपका आर। अब क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये तो होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 4 कितना आएगा 108। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या आ गया इसका पहले ऐड कर लिया, बोल रहा है ना ए और बी को ऐड करो, ए दे रखा है बी दे रखा है, उन दोनों को ऐड कर लिया। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस और के का मतलब जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस गिवन है, दोनों को ऐड कर लिया। एक्स में एक्स ही तो ऐड होगा, अरे आई में आई, जे में जे, के में के ऐड होगा। आई में ऐसा तो नहीं है कि आई में जे ऐड हो जाएगा, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस ऐड हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब बोल रहा है कि ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो भी ए का रिजल्टेंट है, अच्छा आर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आर का यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, जो भी आर का वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। आर का वेक्टर क्या है, आर का वेक्टर क्या है दिख रहा है 10i कैप 2j कैप 2k कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है 108। इतना लिख के छोड़ दो पेपर में, पेपर में इतना लिख के छोड़ दो। सवाल क्या था, इफ ए एंड बी आर गिवन, if a and b are given then find the unit vector। बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, आ रहा है कुछ समझ में? तो यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, हाँ जी निकाल लोगे, आया समझ में? मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है बेटा, इस चीज को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। अब आगे सुन लीजिए, जो मैं आगे करा रहा हूं यही पेपर में आती है बेटा, ठीक है? और इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर को ऐड करने का तरीका, वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रही है क्या? साइन थीटा क्या होता है बेटा, देखो इधर देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम है बी और एक वेक्टर का नाम है ए, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। समझ में आया? तो इसका क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। ये ए है, यहाँ पे ए बना दो, ये ए है यहाँ पे ए बना दो, ये क्या बना दिया ए, ये बी है, इसको भी क्या बना दो बी, बना दिया बी। तो ये क्या बन गया आपका बी। तो अब एक पैरेललोग्राम बन गया ना, ये
शुरुआत में सिर्फ दो चीज थी, क्या था, एक ए था और एक बी था, और दोनों के बीच में एंगल थीटा था। लेकिन हमने अब क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। इसको मान लेते हैं ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, इतना तो समझते ही हो। अगर ये थीटा होगा, मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, बी। अब एक चीज बताओ मुझे ध्यान से, ये कितना है, बी, ये कितना है, थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट क्या होता है, बेस है, हाइपोटेनस। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस हो गया। तुम तो कमाल बात कर रहे हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ध्यान से सुन लो, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, क्या नाम है, हाइपोटेनस कितना है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो क्यू एस कितना होगा यहाँ पे, पी क्यू साइन थीटा। कुछ आया समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कॉस थीटा कितना आएगा, बोलो, नमस्ते। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस कितना है, पी एस, परपेंड हाइपोटेनस कितना है। कुछ आया समझ में, तो पी एस कितना आएगा, जल्दी बोलो। पी एस निकल गया और क्यू एस निकल गया, दो चीज तो निकल गई। पाइथागोरस थ्योरम आती होगी आपको, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये क्या है, क्यू, ये क्या है, 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री में लगती है, ध्यान रखना। इन ट्राइंगल क्यू ओ एस दिख रहा है, क्यू एस दिख रहा है, क्यू एस में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप मुझसे ये पूछो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, बोलो। ओ कौन बोल रहा है, ओ परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है क्यू एस, और बेस कितना है, अगर मैं इसको ये मान लूं, इसको मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, मिल जा भाई सीधा, ये रिजल्टेंट मान लेते हैं, तो ओ एस ओ क्यू कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर। बेटा ओ क्यू क्या है, ओ क्यू रिजल्टेंट नहीं आ गया, लो भाई लो। क्यू एस दिख रहा है, क्यू एस, क्यू एस दिख रहा है क्या, क्यू एस को मैं, क्यू एस कहाँ है, क्यू एस, अच्छा ये है क्यू एस। क्यू एस कितना है, पी क्यू साइन थीटा, यस और नो, क्या है, पी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, यस और नो। ओ एस दिख रहा है, ओ एस, ओ एस को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एस, क्या लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी कितना है, ओ से लेके पी कितना है, ए का वेक्टर, और पी एस कितना है, पी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी,
बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भूल तो गए होंगे आप ये फॉर्मूला, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत अच्छा। क्या था फॉर्मूला? माइनस भी लगता है ना बेटा, मार्क्स भी माइनस, मार्क्स में भी माइनस लग जाएगा फिर। ए का स्क्वायर पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं आएगा? 2ab होता था, बी की जगह cos थीटा लगा दो। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। नहीं उतारना क्यों है, समझ तो लीजिए पहले इसे। क्या बोल रहे हो? तो वीडियो में जाके क्या करोगे? हैं? आज जो पढ़ा है उसका रिवाइज कौन करेगा? तो आर स्क्वायर क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस, अच्छा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर भी तो है। ये क्या है जल्दी बताओ भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी बार बोलोगे बी स्क्वायर? आगे बोल तो नहीं आया समझ में। बचपन में एक फॉर्मूला सुना होगा आपने बचपन में, अभी तो आप भूल गए हो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आप बोलोगे हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो पता है। पता है तो अच्छी बात है। यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है, आया ना? यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा? फिर ए दिख रहा है, फिर 2a भी दिख रहा है। समझ में आया बेटा सनोरिटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे 1 है। ये किसके बराबर आ गया? रूट में चला गया, रूट उधर। कुछ आया समझ में? अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 5। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा बेटे। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए लिखा है, ठीक है ना? ये ए लिखा है, ये ए लिखा है ए। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या आएगा? तो रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो? अच्छा कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? होता होगा 6/5। अच्छा 1 होता है क्या? कैसे पता? कब? 10th में। अब कौन सी क्लास में आ गए आप, तो भूल गए आप? कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? घर पे जाके याद मत करना, ठीक है? ये पेपर में आएगा डायरेक्ट, याद करना मत इसे। क्यों? याद कर लोगे क्या होगा? याद कर लोगे तो पास हो जाओगे, हैं? अब पास किसे होना है? अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 होता है -1। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a
बी कॉस थीटा। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आएगा? सुन लो ध्यान से, यहाँ कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो माइनस आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, भूल गए क्या? तो आंसर आएगा, अब ये बोल दो सर अगर पेपर में आएगा तो हम छोड़ देंगे इसको, भूल जाओगे ना इसे। अरे थीटा 90 हो सकता है, 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, कर लोगे? कोई दिक्कत परेशानी? कर लोगे? टेस्ट लूंगा फिर मैं कल, ध्यान रखना। क्यों बेटा, घर पे जाके क्या करोगे? चलिए थैंक यू, नोट करके जाइए। हाँ जी।